एक अनिष्का नाम की लड़की ध्रुव नाम के लड़के के कमरे के बाहर खड़ी उसे देख रही होती है। तभी ध्रुव की बहन काजल वहाँ आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। तुम यहाँ कमरे से बाहर खड़ी होकर ध्रुव भैया को इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? कोई काम है क्या उनसे? नहीं नहीं, काम कुछ नहीं है। वो तो मैं बस इसलिए खड़ी थी क्योंकि उनकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। क्योंकि अगर उन्हें कोई एक्सरसाइज के टाइम पर परेशान करता है ना, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओहो, क्या बात है, तुम्हें तो भैया की छोटी छोटी चीजें भी कितनी अच्छे से पता है। बल्कि अभी तो तुम्हें ज्यादा समय भी नहीं हुआ हमारे यहाँ आए। कभी कभी किसी इंसान को जानने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, वो भी उस इंसान को जो दिल के करीब हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, मैं ध्रुव जी के लिए ना कॉफी लेकर आती हूँ। अनिष्का काजल की बातों को अनसुना करके रसोई में चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन देर रात अनिष्का की आंख खुलती है और वो एक अंधेरे से कमरे में जाती है। तभी काजल भी पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आती है और उसे एक सांप की परछाई दिखाई देती है। उसके हाथों से जब छूट जाता है और वो जोरों से चिल्लाती है, सांप सांप, घर में सांप घुस गया, ध्रुव भैया सांप। काजल क्या हुआ तुम्हें? कहाँ है सांप? आंखें तो खोलो। भैया मैंने अभी खिड़की के पास बहुत बड़ा सांप देखा। ऐसा लगा कि वो हमारे घर में आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो, मैं देख के आता हूँ। नहीं भैया, आप मत जाओ। कहीं आपको उसने डस लिया ना, तो मैं पिताजी की तरह आपको खोना नहीं चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। एक बार जाकर देख कर आता हूँ। आप कहे तो जाकर मैं देख लूं? नहीं, तुम नहीं जाओगी। अगर सच में हुआ तुम्हें कुछ हो गया तो? ध्रुव जी को मुझसे कितना प्यार है, कितनी फिक्र है मेरी। काश मैं भी इन्हें बता पाती कि मैं भी कितना प्यार करती हूँ इनसे। अब तुम्हें क्या हो गया? क्या सोच रही हो? सामने से हटो, जाने दो मुझे। कुछ नहीं है यहाँ पे। शायद तुमने किसी जानवर को देखा होगा और डर गई। नहीं भैया, वो सांप ही था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ठीक है बाबा, हमने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अब कुछ नहीं। अब जाके सो जाओ। अनिष्का, ले जाओ काजल को। बच गई, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। अनिष्का काजल को लेकर कमरे में जाती है और उसे सुला देती है। अगले दिन सुबह वो रसोई में काम कर रही होती है। तभी काजल और ध्रुव की माँ मीरा वहाँ आते हैं और अनिष्का से बोलती है, अनिष्का, मेरे लिए एक कप चाय बना कर लिया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी मालकिन, अभी लेकर आती हूँ। माँ, आपको पता है, मैंने कल रात को अपने घर पे सांप देखा। वो भी बहुत बड़ा था। लेकिन जब ध्रुव भैया उसे देखने गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। क्या? हमारे घर में सांप? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं माँ, सच में मैंने देखा था। अगर ऐसा है तो ये तो चिंता वाली बात है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। माँ, आप बेवजह ना इतना सोच रही हो। हमारा जो घर है ना, जंगल के पास है, तो हो सकता है कहीं गलती से आ गया होगा। और इसे तो आदत है, हर छोटी बात को बड़ा करके बताती है। तुमने भी किसी सांप को देखा है क्या? हे भगवान, ये लोग अभी तक उसी बात के पीछे पड़े हैं। कहीं ये लोग छानबीन न करने लगे। बोलो, चुप क्यों हो? नहीं मालकिन, मैंने नहीं देखा। माँ, इस बात को छोड़ो, आप बताओ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। काजल और ध्रुव मीरा से बहुत सारी बातें करते हैं और घंटों उसके साथ बैठे रहते हैं। दिन गुजरते हैं। अनिष्का कहीं भी रहे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ ध्रुव पर ही थी। अनिष्का ध्रुव को बहुत पसंद करती है, लेकिन कभी कहती नहीं थी। एक दिन फिर देर रात अनिष्का उठती है और धीरे से ध्रुव के कमरे में जा रही होती है। तभी मीरा की नजर उस पर पड़ती है और वो भी उसके पीछे जाती है। जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि अनिष्का कमरे से गायब थी और एक सांप ध्रुव के सर के पास बैठा होता है। मीरा जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। सांप खिड़की से बाहर चला जाता है और ध्रुव की आंख खुल जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? माँ, अपनी आंखें खोलो। भैया, माँ को क्या हुआ? पता नहीं काजल, मेरी आंखें खुली तो माँ होश में नहीं थी। मुझे लगता है इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है
जो इन्हें नहीं देखना चाहिए। आप इन्हें बेड पर लेटा दीजिए। ध्रुव मीरा को बेड पर लेटा देता है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। मीरा होश में आती है और अनिष्का को देखकर डर जाती है। तुम इतनी रात को मेरे बेटे के कमरे में क्यों गई थी? मालकिन, मैं भला ध्रुव जी के कमरे में क्यों जाऊंगी? मैं तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने खुद तुम्हें ध्रुव के कमरे से जाते हुए देखा है, लेकिन जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तो वहाँ सांप था, तुम नहीं। तुम कहाँ चली गई थी? सच सच बोलो। मालकिन, मैं अपने कमरे में ही थी। माँ ये सच कह रही है। जब मेरी आंखें खुली ना तो आपके सिवा कोई नहीं था। सबने मीरा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस दिन से मीरा को अनिष्का पर शक हो गया और वो उस पर नजर रखने लगी। कुछ समय बीतता है और एक रात अनिष्का जैसे ही अपने कमरे से निकलती है, मीरा उसका पीछा करती है और उसे नागिन रूप लेकर ध्रुव के कमरे में जाते हुए देख लेती है, जिसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो अगले ही दिन एक तांत्रिक के पास जाती है और बोलती है, बाबा, आपने जो सालों पहले भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई है। मेरे बेटे के पीछे एक नागिन का साया है। वो हमारी नौकरानी बनकर हमारे घर में रह रही है। मेरे बेटे को बचा लीजिए। पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ समय बाद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम घर जाओ। मालकिन, आपको वो सब नहीं देखना चाहिए था जो आपने देख लिया। तुम मुझसे दूर रह। मुझे पता चल गया है कि तू एक नागिन है। मेरे बेटे को छोड़ दे। आखिर तू मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है? मेरे बेटे ने तेरे साथ क्या गलत किया है? मालकिन, आप डरिए मत। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम ये क्या बोल रही हो? एक नागिन होकर इंसान से प्यार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे बेटे से कब मिली? क्या उसे तुम्हारा नागिन रूप के बारे में पता है? क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। नहीं, उन्हें मेरे असली रूप के बारे में पता है। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। एक तो मेरे पति की मौत पहले ही नाग के डसने से हो गई थी। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन उन्हें छोड़ नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि मुझे उनसे कब इतना प्यार हो गया। मैंने उनके लिए सब छोड़ दिया, अपनी पहचान, अपना नागलोक, अपने साथी। तुम इस घर में कब आई? क्योंकि मुझे बस इतना ही बताया गया था कि उन्होंने एक नौकरानी रखी है, लेकिन कब रखी, कहाँ मिली, मुझे कुछ नहीं बताया। मीरा के पूछने पर अनिष्का उसे पहले प्यार के बारे में सब बताती है। अनिष्का कुछ महीने पहले एक इंसानी रूप लेकर धरती लोक पर भ्रमण के लिए आई थी। अनिष्का नागिन अपने नागलोक की सबसे सुंदर नागिन थी और उतनी ही सुंदर वो इंसानी रूप में भी लग रही थी। तभी उसके पीछे धरती लोक के कुछ लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और ध्रुव आकर उसे बचा लेता है और वह ध्रुव पर मोहित हो जाती है और अनाथ बनकर उसके घर में प्रवेश कर लेती है और दोबारा नागलोक वापस नहीं जाती। जब नागलोक के वासियों को इस बारे में पता चलता है तो वो उसे नागलोक से निष्कासित कर देती है और एक रूप बदलने की शक्ति को छोड़कर उसकी सारी शक्तियों को छीन लेते हैं। अनिष्का से सब जानने के बाद मीरा और डर जाती है। तभी उसे तांत्रिक की आवाज सुनाई देती है। बहन, कहाँ हो बहन? देखो, हम आ गए। अब तुम्हें उस नागिन से कोई खतरा नहीं है। मालकिन, आप मत जाइए। आप इस तांत्रिक को यहाँ से भगा दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आपके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे उनसे दूर मत करिए। बहन, कहाँ हो? जल्दी आओ। मीरा अपने पैर छुड़ाकर वहाँ से निकल जाती है और तांत्रिक के पास जाकर उसे सब बता देती है, जिसके बाद तांत्रिक बीन बजाना शुरू कर देता है। उसकी धुन अनिष्का से बर्दाश्त नहीं होती और मजबूरन उसे कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। कुछ समय में ही तांत्रिक अनिष्का को अपने असली रूप में आने पर विवश कर देता है। उसके असली रूप में आते ही वो उसे पकड़कर एक पिटारे में बंद कर लेता है और हमेशा के लिए उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इस तरह से अनिष्का नागिन का पहला प्यार अधूरा ही रह जाता है।
ना वो ध्रुव से अपने प्यार का इजहार कर पाती है, ना ही उससे कुछ पूछ पाती है।